हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स और ये 8 ग्रुप्स ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे। इसमें हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स के 8 ग्रुप्स को कवर करेंगे। सबसे पहला हम लोगों का कंफ्यूजिंग वर्ड है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखिए, इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कवर करने से पहले मैं कुछ बता दूं आप लोगों को। जैसे कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हिंदी मीनिंग सेम होता है, लेकिन इंग्लिश में उनका यूज जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं पहला लिख रहा हूँ, मैंने जो फर्स्ट में लिखा है साउंड एंड वॉइस। साउंड का मतलब भी होता है आवाज़, एंड वॉइस का मतलब भी आवाज़ होता है। तो हिंदी में इसका मतलब सेम हुआ, सुनने में लग रहा है कि ये दोनों का मतलब सेम ही होगा, लेकिन इंग्लिश में जो बात करें इसके यूज की, तो ये जो है इनका यूज डिफरेंट होता है, वो एक जैसा यूज इनका नहीं हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला साउंड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में और वॉइस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में। सबसे पहला साउंड एंड वॉइस। साउंड कैन बी मेड बाय एन ऑब्जेक्ट। साउंड जो है किसी भी, समझिए आप लोग, साउंड कैन बी मेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये साउंड ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ और लिखना मिस कर दिया है। बाय एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और यहाँ पे पर्सन है ना। ये पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमल, पर्सन, इन तीनों के द्वारा साउंड को क्या किया जा सकता है, साउंड बनाया जा सकता है, इनसे साउंड निकाल सकते हैं ये लोग। लेकिन वॉइस की बात करें, वॉइस यूजुअली एंड ओनली कम्स फ्रॉम अ पर्सन। यहाँ समझिए, वॉइस है ये सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन के द्वारा ही क्या होता है, निकलता है। जैसे हम लोग जो बोलते हैं ये वॉइस है, तो ह्यूमन मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही जो है सिर्फ वॉइस को निकाल सकता है। लेकिन बाकी जो होते हैं, जैसे कि साउंड की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट, पर्सन और एनिमल तीनों जो है साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप लोग सिटी पे जाते हो तो वो वॉइस नहीं है, एक साउंड है ना। एनिमल के जितने भी जो आवाज़ है ना, उसको हम लोग साउंड ही कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, नेक्स्ट हियर एंड लिसन। हियर का मतलब भी होता है सुनना, हियर मतलब सुनना, और लिसन का मतलब भी होता है सुनना। यहाँ याद रखिए, हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, और लिसन का मतलब सुनना। तो फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं हियर टू मी या फिर लिसन टू मी। अगर हम लोग को कह दिया जाए कि बताओ इसमें दोनों में कौन सही है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना। तो हम लोग कह सकते हैं हियर टू मी या फिर लिसन टू मी कह सकते हैं। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। वो क्यों, वो देखिए यहाँ पे दोनों का मतलब अलग अलग होता है इंग्लिश में। हियर का मतलब होता है साउंड्स दैट कम्स टू आवर ईयर्स सडनली। हम लोग कोई भी साउंड है ना जो अचानक से सुन लेते हैं, कोई भी साउंड हम लोग अचानक से अगर सुन लेते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं हियर, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो क्या कह देंगे हम लोग, आई हियर्ड क्राइंग बेबी एट नाइट, है ना। मैंने क्या, एक रोते हुए बच्चे को ना मैंने रात में सुना, ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है लिसन का मतलब इम्प्लाइज। ये क्या इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई मीन्स इंडिकेट, इम्प्लाइज पेइंग अटेंशन टू द साउंड दैट इज गोइंग ऑन। मान लीजिए कोई साउंड है जो चल रहा है, या फिर कोई आपसे कुछ कहना चाहता है ना इंटेंशनली। देखिए, अगर आप किसी साउंड को इंटेंशनली पूरा इरादा बना के या फिर ध्यान से आप सुन रहे हैं, तो वहाँ पे आप लिसन का यूज कीजिए। और सडनली आप किसी साउंड को आप सुन लिए, ऐसे ही बस कहीं जा रहे थे या फिर कहीं बैठे थे और फिर आपने साउंड को क्या कर लिया, सुन लिया, तो फिर उसके लिए हियर होगा। लेकिन आप किसी साउंड को क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली सुन रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिसन का यूज करेंगे। जैसे हमेशा आपके टीचर्स कहते होंगे आपसे, लिसन टू मी, मुझे सुनो। मतलब यहाँ पे क्या, अचानक मुझे मत सुनो, इसका मतलब ही हुआ ये हुआ कि मुझे इंटेंशनली सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उस पर क्या करो, ध्यान दो, है ना। तो ये रहा हियर एंड साउंड का डिफरेंस। यहाँ पे नेक्स्ट है लुक, वॉच एंड सी।
नंबर 3 लुक, वॉच एंड सी। लुक मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, एंड सी का मतलब भी क्या होता है, देखना। तो हिंदी में तो तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में इस तीनों का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट होगा। जैसे लुक, लुक मीन्स टू नोटिस समथिंग इंटेंशनली। आप किसी को किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर पर्सन को आप इंटेंशनली नोटिस कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो, है ना, उस पर इंटेंशन आपका अगर हो तो आप जो है वहाँ पे लुक का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, लुक का। एंड वॉच का देखें, वॉच का टू नोटिस मूविंग थिंग्स और समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो चल रहा है ना, मूव कर रहा है, तो उसके लिए आप वॉच का यूज करो। जैसे कि जैसे बात करें हम लोग टीवी पे, है ना, लोग मूवी देखते हैं तो क्या कहते हैं, आई एम वॉचिंग मूवी, है ना, आई एम वॉचिंग मूवी। इसका मतलब आप मूविंग ऑब्जेक्ट को या फिर मूविंग थिंग्स को, आप किसी चलने वाली चीज़ को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। अब कहोगे सर आप जो मूविंग की बात कर रहे हो तो टीवी तो कहीं नहीं जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें जो सीन्स होते हैं ना वो प्ले हो रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, वॉच का यूज करेंगे। अब एक बात और है, मान लो आप कहीं बस जा रही है, आपने उसे देखा, है ना, तो आप कहोगे कि आई वॉच्ड अ बस, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ठीक है बस मूव कर रही थी, आपने देखा, लेकिन आपने उस पे इंटेंशन के साथ उसको नहीं देखा। अगर आप इंटेंशन के साथ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वहाँ पे वॉच का यूज करो, है ना, लेकिन आप सडनली किसी चीज़ को आप क्या कर लेते हो, देख लेते हो, तो फिर आप सी का यूज करो, टू नोटिस समथिंग सडनली। अगर आप किसी भी चीज़ को सडनली नोटिस करते हो, अचानक से देखते हो, तो फिर वहाँ पे आप क्या यूज करो, सी का यूज करो। वॉच का यूज कब करोगे, जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, मूविंग थिंग्स को, या फिर कोई भी चीज़ जो चल रहा है उसको इंटेंशनली देख रहे हो तो आप वॉच का यूज करो। और लुक का टू नोटिस समथिंग इंटेंशनली, किसी भी चीज़ को आप इरादा से देखते हो, वो मूव नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, लुक का यूज करोगे। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे नंबर 4 कंफ्यूजिंग वर्ड में क्या है, जंप, लीप एंड होप। जंप मीन्स कूदना, लीप मीन्स कूदना, लीप मीन्स छलांग लगाना भी होता है, यहाँ पे होप मीन्स भी क्या होता है, कूदना। तो फिर इन तीनों में फ़र्क क्या है, जंप का मतलब होता है एन एक्शन पुशिंग योर सेल्फ ऑफ द ग्राउंड यूजिंग योर फीट। आप जो है अपने पैरों से ना, अपने पैर के थ्रू जो क्या करते हो, पैर का इस्तेमाल करके आप खुद को जो है ज़मीन से ऊपर उठाते हो ना, तो आप उसको क्या कहते हो, जंप कहोगे। नेक्स्ट क्या है, लीप, अ लार्ज जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब यहाँ देखो लीप का यूज मतलब इसमें क्या होगा कि आपका एक, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपने एक लंबा सा जंप कर दिया ना, तो आप जो है लंबा सा जंप किया, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, लीप का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, लीप का यूज करोगे। और फिर अगर आप जैसे कि आप मान लो आप ज़मीन पे खड़े हो और फिर वहीं पे जहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो और फिर यहीं से आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो डायरेक्टली, तो फिर ऐसे ऊपर की तरफ पुशअप किए खुद को, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप जंप का यूज करोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, होप, अ क्विक जंप विद वन फीट। मतलब होता है ना कि एक पैर पे कूदना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होप कहते हैं। और अ सीरीज ऑफ जंप, या फिर एक पैर पे आप जैसे बच्चे खेलते हैं तो एक पैर पे कभी कभी खेलते हैं लोग, यहाँ मतलब सीरीज ऑफ जंप, कूदते हुए थोड़ा दूर तक जाते हैं लोग, फिर वहाँ से आते हैं लोग ऐसे करके, तो दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग उसको होप कहते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, होप का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बोरो एंड लैंड। बोरो का मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। बोरो, टू टेक समथिंग फ्रॉम अनदर पर्सन नोइंग यू विल गिव इट बैक टू देम। मतलब कि आप किसी पर्सन से, बोरो का मतलब समझिए, आप किसी पर्सन से कोई चीज़ लेते हैं उधार के तौर पे, है ना, उधार के तौर पे लेते हैं, और आपको याद रखना है कि आपको उसे क्या करना है, लौटाना भी है। आप ये जानते हैं कि आप उसे क्या करना है, लौटाना है। तो आप उसमें
उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, बोरो का यूज करोगे। मतलब किसी से कोई चीज़ उधार लेना है और फिर उसे लौटा देना है तब। लेकिन लेंड की बात करें तो लेंड टू गिव समथिंग टू अनदर पर्सन एक्सपेक्टिंग टू गेट इट बैक। अब लेंड का मतलब होता है उधार देना, उधार देना, और उधार देना भी है और फिर आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, उम्मीद रखना है कि वो चीज़ आपको फिर से वापस मिल जाएगी। एक बार फिर मैं बताऊं, बोरो का मतलब होता है उधार देना, सॉरी उधार लेना। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना और फिर उसे क्या करना है, लौटा देना है आपको। फिर लेंड का मतलब क्या होता है, उधार देना, है ना। बोरो मीन्स उधार लेना, लेंड मीन्स उधार देना। और इन दोनों केस में जो है आपको क्या करना है, जो चीज़ आप उधार ले रहे हैं या फिर उधार दे रहे हैं वो फिर आपको वापस मिलेगा या फिर उसको वापस देना है जिससे उधार लिए हैं। नेक्स्ट है फिक्स, रिपेयर एंड मेंट, है ना। आपको क्या करना है, फिक्स में, रिपेयर में और मेंट में जो है आपको फ़र्क समझना है। फिक्स यूज़ फॉर द होल सिचुएशन। मान लीजिए कोई चीज़ है, आप उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं ना, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, मतलब पूरी तरह से वो क्या है, कोई पार्ट है, पार्ट नहीं, कोई जैसे कि कोई भी चीज़ है आपका और पूरी तरह से ख़राब है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि उसका कौन सा पार्ट ख़राब है, देन इन दैट केस वी शुड यूज़ फिक्स, है ना। रिपेयर की बात करें हम लोग, फॉर अ पार्ट ऑफ थिंग, किसी भी चीज़ का एक पार्ट ख़राब हो जाए, है ना, तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इन दैट केस वी शुड यूज़ रिपेयर। मेंड, मेंड तो ऐसे देखिए, मेंड जो है फिक्स के बदले में, जैसे ओल्डर इंग्लिश में जो है ना, इसको क्या किया जाता था, पुराने ज़माने में इसको यूज किया जाता था फिक्स के बदले में ना, तो अभी जो है इसका यूज उतना नहीं होता है। फिर भी फॉर अ लेस कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जब भी कोई सिचुएशन या फिर कोई गड़बड़ी अगर लेस कॉम्प्लिकेटेड, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, गंभीर नहीं है, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज करोगे, मेंट का यूज करोगे। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ एंड डिनाई। रिफ्यूज़ एंड डिनाई, रिफ्यूज़ का मतलब क्या, देखो दोनों का मतलब क्या होता है। रिफ्यूज़ का मतलब भी इनकार करना होता है और डिनाई का मतलब भी क्या होता है, इनकार करना। लेकिन इंग्लिश में जो है इनका मतलब थोड़ा समझते हैं हम लोग। रिफ्यूज़ यूजुअली स्पीक्स फॉर डिसमिसिंग द ट्रूथ। आप जो है किसी भी सच्चाई को, है ना, जो चीज़ सच है उसको आप इनकार कर रहे हो, then in that case we use refuse, okay, and deny used to turn down an offer or negate taking part in an activity। किसी भी ऑफ़र को, आपको कोई ऑफ़र मिला है ना, किसी कंपनी से जॉब मिला है और आप उसको क्या कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, क्या मतलब उसको इनकार कर रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो वो उस सिचुएशन में एक ऑफ़र था और आपने उसे इनकार कर दिया, तो उसके लिए आप डिनाई का यूज करोगे। या फिर निगेट टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी, या फिर कोई एक्टिविटी होने जा रही है और आप उसमें कह रहे हो कि नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी आप इनकार कर रहे हो, तो फिर क्या, इसके लिए आप डिनाई का यूज करोगे। फिर मैं बताऊँ, रिफ्यूज़ का यूज कब करोगे, जब आप किसी सच चीज़ को क्या कर रहे हो, इनकार कर रहे हो मानने से, तो आप रिफ्यूज़ का यूज़ करो। लेकिन जब किसी ऑफ़र को या फिर किसी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, डिनाई का यूज करोगे। आंसर एंड रिप्लाई, आंसर एंड रिप्लाई में देखें अगर हम लोग, आंसर सॉल्व्स अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। मतलब आंसर की अगर बात करें तो आंसर हम कब यूज करते हैं, आंसर का मतलब क्या होता है, एक असर्शन होता है, एक सेंटेंस होता है जो किसी प्रॉब्लम को, है ना, किसी सिचुएशन को, किसी क्वेश्चन को क्या कर दे, वो सोल्व कर दे, तो वहाँ पे हम लोग आंसर का यूज करते हैं। लेकिन अगर रिप्लाई की बात करें तो रिप्लाई में नॉट ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। रिप्लाई क्या करता है, रिप्लाई से आपका क्वेश्चन जो है हमेशा सोल्व नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे रिप्लाई का यूज करोगे, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे द टीचर आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम, है ना। मान लो कोई टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, देन उसने रिप्लाई कर दिया कि जैसे कि वो सिंपल सी बात है, वो घमंडी था, जैसा भी था, उसने कह दिया मैं नहीं जानता हूँ, है ना। तो फिर वो आंसर नहीं था, उसने आंसर नहीं दिया, उसने बस रिप्लाई किया और उसका रिप्लाई क्या था, वो आंसर को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो वो क्या कहा, उसने सिंपल सी कहा आई
डोंट नो। तो आई डोंट नो उसका आंसर नहीं था, वो क्या था, वो एक रिप्लाई था। यहाँ पे याद रखिए कि रिप्लाई जो है आपका आंसर सोल्व कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन आंसर क्या कर सकता है, सॉरी, रिप्लाई आपका क्वेश्चन सोल्व कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और आंसर आपका क्या करेगा, क्वेश्चन या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको 100% सोल्व करेगा, लेकिन रिप्लाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सो दिस आर ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज की क्लास के लिए जो है ये कन्फ्यूजिंग वर्ड 8 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे। मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको जो है समझ में आए होंगे। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन regarding these confusing words or any more confusing words, then you can mention your confusion in the comment section, और वहाँ पे मैं आपके confusion को solve करने की कोशिश करूँगा। For today that's all. You all have a good day.